हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर स्कोप। तो सबसे पहले सप्लाई क्या होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सप्लाई जो वर्ड है पहले होता था सेल ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड। अब दोनों की जगह पे एक ही वर्ड यूज होने वाला है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है आपने गुड्स को बेचा, सेल ऑफ गुड्स, और सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है आपने सर्विस प्रोवाइड किया, दैट इज द सप्लाई। नाउ स्कोप ऑफ सप्लाई, अब हमें यह देखना है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन सी एक्टिविटी को आप सप्लाई कहेंगे, कौन सी एक्टिविटी को आप सप्लाई नहीं कहेंगे, और कौन सी एक्टिविटी को आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और कौन सी एक्टिविटी को आप सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सप्लाई। सप्लाई अब एक कंबाइंड वर्ड बन चुका है कि आप गुड्स को बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो, दोनों की जगह पे सप्लाई वर्ड यूज होने वाला है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, और स्कोप ऑफ सप्लाई हमें ये जज करना है, ये डिसाइड करना है कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। और इंटरचेंजेबली आप बोल सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स ना होते हुए सप्लाई ऑफ सर्विस है और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस ना होते हुए सप्लाई ऑफ गुड्स है। मतलब जो भी कंफ्यूजन है कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है एक्टिविटी या सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है या ये आता ही नहीं है, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ इन शॉर्ट कि स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हमें डिसाइड करना है कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कौन सी एक्टिविटी सप्लाई है ही नहीं। राइट, तो आपको क्या डिसाइड करना है, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कौन सी एक्टिविटी दोनों में से कोई भी नहीं है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये दो सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 7 एंड सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन 8। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। नेक्स्ट, जो सेक्शन 7 है वो 3 पार्ट में सब सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। इसके अंदर बोला गया है कुछ 4 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए आपने सेल किया, ट्रांसफ़र किया, बार्टर किया। बार्टर आपको पता है एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, गुड्स के बदले गुड्स टाइप में, और एक्सचेंज किया, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोज किया। ये सब का सब आपने कंसिडरेशन के लिए किया, तो ये आप समझ जाना सप्लाई के अंदर आएगा और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द सप्लाई। तो when you are doing sale, when you are doing transfer, when you are doing barter, exchange, license, rental, lease और disposal for consideration in course of furtherance of business, बिजनेस के लिए आप ये कर रहे हो, तो समझ जाओ ये सप्लाई है, और सप्लाई हो गया तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा इसमें इंक्लूड है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बाहर से कोई सर्विस रिसीव करते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए यूज हो चाहे ना हो, अगर आपने इंपोर्ट किया है, सर्विस की बात हो रही है, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो समझ जाना उसके ऊपर जीएसटी लगने वाली है और वो सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये याद रखना है, चाहे बिजनेस के लिए हो यूज या ना हो, वो सप्लाई के अंदर इंक्लूड होता है और जीएसटी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट,
एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ये याद रखना है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे। शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 2 होता है, शेड्यूल 3 होता है। तो इसमें शेड्यूल 1 आएगा जो विदाउट कंसिडरेशन भी दिया जाएगा, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो आप बगैर पैसे के करेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सप्लाई में काउंट होगा। मतलब पैसा नहीं मिलेगा, आप सप्लाई कर दोगे, सेल कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि पहले पॉइंट में क्या बोला है, मेड फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब पैसा आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए, लेकिन रिटर्न नहीं आया तो शेड्यूल 1 में एक्टिविटी स्पेसिफाई की है कि इसमें कंसिडरेशन नहीं आएगा। कंसिडरेशन नहीं आएगा तो इसका मतलब वो सप्लाई नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई है, अगर उसको आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया तो वो भी सप्लाई में इंक्लूड होगा। वो कौन सी होगी एक्टिविटी, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। अब बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है कि यह भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो शेड्यूल 2 में डिसाइड करेंगे। मतलब कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने। तो वो एक्टिविटीज़ शेड्यूल 2 में दी गई है, जिसको हम लोग डीप में देखेंगे आगे आगे इस वीडियो में। तो ये आपका सेक्शन सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 2 आता है नो सप्लाई, मतलब ये एक्टिविटी जो सब सेक्शन 2 में दी गई है, इनको सप्लाई माना ही नहीं जाता। तो पहला तो शेड्यूल 3 है जो हम लोग देखेंगे क्या होगा, और उसके बाद such activity or transaction undertaken by central government, state government, local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation council shall be treated as neither supply of service nor supply of goods। तो कुछ एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती हैं, स्टेट गवर्नमेंट लेती हैं, लोकल अथॉरिटी लेती हैं, और वो रिकमेंडेशन काउंसिल, जीएसटी काउंसिल है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट अंडरटेक करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो वो ना तो गुड्स में आएगा ना तो सर्विस में आएगा। तो इन शॉर्ट जो ये बोला गया है सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 2 सप्लाई में काउंट होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि ये सप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको सप्लाई में काउंट नहीं करने का, और जब सप्लाई में काउंट नहीं होगा तो जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो सब सेक्शन 1 बोलता है कि दीज आर द एक्टिविटीज विच इज सप्लाई। तो सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सब सेक्शन 2 में क्या बोलता है कि कुछ एक्टिविटी हम लोग ने शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया है, और कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट अंडरटेक करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो हम उनको या ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मतलब उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे ही नहीं, और जब सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे तो वो जीएसटी में आएगा ही नहीं। ओके, तो ये सब सेक्शन 2 हो गया। तो सब सेक्शन 1 में क्या होता है, ये एक्टिविटी सप्लाई है। सब सेक्शन 2 में क्या होता है, ये एक्टिविटी सप्लाई है ही नहीं। और तीसरा, ये मैंने यहाँ पे देखो सोर्स बताया है कि कहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है, तो इधर पे जाके इस रेफरेंस पे आप जाके इसको डीप में पढ़ सकते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है cbic.gov.in, जहाँ पे जाके आप इसको डीप में स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से ये सोर्स लिया गया है। अब आता है सब सेक्शन 3। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांजैक्शन को ट्रीट करेगी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपको लगेगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन काउंसिल बोलेगा नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स लो। तो सब सेक्शन 3 में ये होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी देखो तुम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस ले रहे हैं, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स अज्यूम करो, सप्लाई ऑफ गुड्स लो, तो आपको वही मानना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो गवर्नमेंट बोलेगी रिकमेंडेशन के काउंसिल पे नहीं, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स लो, तो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट आपको काउंसिल के रिकमेंडेशन पे बताएगी कि इसको गुड्स लेना है सर्विस मत लो, इसको सर्विस लेना है गुड्स मत लो। तो कौन रिकमेंड करेगा? काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी।
आया समझ में? तो 3 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन 1 जिसके अंदर बताया गया ये एक्टिविटी सप्लाई है। सब सेक्शन 2 में ये बताया गया ये सप्लाई है ही नहीं। और सब सेक्शन 3 में गवर्नमेंट बताएगी इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, सप्लाई ऑफ सर्विस मत मानो, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मत मानो, वाइस वर्सा। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं इसको डीप में कि व्हाट आर द शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो होता है वो है आपका एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। आपको पता है द पहला मेन कंडीशन क्या है कि आपको कुछ समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, तभी जाके वो सप्लाई होता है। अभी मैं आपको समझो ट्यूशन का पर्सनल ट्यूशन देता हूँ घर पे जाके, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, उसके एवज में मैं आपसे क्या ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, तो वो सप्लाई है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो वो सप्लाई नहीं होता। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिसको आप फ्री में करते हो, विदाउट कंसिडरेशन करते हो, तो वो सप्लाई में काउंट होगी। अब वो कौन सी एक्टिविटी है? सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसको डीप में देखेंगे आगे के वीडियोस में। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होता है कि जैसे आपने एसेट खरीदा तो उस पर आपने जीएसटी भरा होगा, टैक्स भरा होगा, वो टैक्स का आप बेनिफिट लेते हो, अपनी लायबिलिटी में से उसको माइनस करते हो, जीएसटी लायबिलिटी में से, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफ़र किया और डिस्पोज किया अपने बिजनेस एसेट, कौन से एसेट? जो आपने बिजनेस के लिए यूज़ किए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कोई ऑफिस था, वो ऑफिस में मैंने क्या किया, फर्नीचर लगाया था, अब मैं वो ऑफिस बंद कर रहा हूँ, राइट? तो वो फर्नीचर मेरे दोस्त को ज़रूरत था, वो भी ऑफिस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, तो मैंने उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया, बोला भाई तुम यूज़ कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया, मैंने फ्री में दिया उसको। जो मैंने बिजनेस में यूज़ किया था मैंने अपने फ्रेंड को क्या कर दिया, फ्री में दे दिया। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ परमानेंट ट्रांसफ़र। लेकिन मुझे कुछ मिला क्या? मैं बोला यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे से पैसा कैसे ले सकता हूँ, तो मैंने आपको फ्री में दे दिया, तो वो भी सप्लाई में काउंट हो जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन वो सप्लाई में काउंट हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने उस पर लिया होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। अगर मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया है तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके? जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एसेट है, जैसे इसमें आएगा आपको आगे जाके आएगा मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक है, मतलब आप उसके ऊपर नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने मोटर व्हीकल, जब आपका बिजनेस आप नहीं चलाना चाहते और फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो फिर आपके इसमें काउंट नहीं होगा सप्लाई में, क्योंकि आपने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया। तो कोई भी एसेट अगर आप परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हो, दे रहे हो, जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो वही सप्लाई में काउंट होगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। तो रिमेंबर दैट वे कि परमानेंट ट्रांसफ़र और बिजनेस एसेट को किया है, इनपुट टैक्स लिया है तो सप्लाई है, इनपुट टैक्स नहीं लिया है तो सप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके? परमानेंट ट्रांसफ़र मतलब दे देने का अपने हाथ से, मुझे नहीं चाहिए, अब आप लोग यूज़ करो। तो मैं पहले बिजनेस उसी का करता था, बिजनेस में मैं उसको यूज़ करता था, अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने उसको फ्री में दे दिया। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है और डिस्टिंक्ट? रिलेटेड तो नाम से ही पता चल रहा है रिलेटेड है। तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं हूं और मेरे फैमिली मेंबर है, तो वी आर रिलेटेड पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन में ऐसा होता है कि मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र में मेरा एक बिजनेस है, बराबर है, और मैंने दूसरे स्टेट में भी एक बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, और हम लोग एक दूसरे को सप्लाई करते हैं जो भी गुड्स का है। समझो मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में मैं किसी प्रोडक्ट में डील करता हूँ, और फिर मैं यूपी में भी कोई प्रोडक्ट में डील करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लिया, या एक स्टेट में लिया दूसरे स्टेट में नहीं लिया, तो है तो मेरा ही ना दोनों, लेकिन दो स्टेट के बीच में है। अंडरस्टूड? सेम स्टेट में भी हो सकता है
और बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है, तो वो उसे कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी आप लोग बोलेंगे सर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन में तो डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। रिलेटेड में क्या होगा कि फैमिली मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, जैसे मैं हूँ तो मेरे मतलब फैमिली में जो भी है मेरे ब्रदर एंड सिस्टर वो हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या होता है कि आप विद इन ए स्टेट एक अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस को रजिस्टर करते हो और दूसरा बिजनेस आप दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड करते हो या अनरजिस्टर्ड होता है। और जब आपस में दोनों आप डील करते हो, मुंबई से महाराष्ट्र से यूपी और यूपी से महाराष्ट्र, जो बीच में डीलिंग होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होता है, वो कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कुछ हुआ, तो अभी जैसे मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है और मेरा बिजनेस यूपी में भी है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो मैं यहाँ से सप्लाई करूँगा माल यूपी में और यूपी वाला मेरे को माल देगा महाराष्ट्र में, तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। तो मैं अपने आप से पैसा थोड़ी ले सकता हूँ, वो तो मेरा ही है ना। तो मैं यहाँ से गुड्स देगा तो मैं थोड़ी पैसा लूँगा, वो वहाँ से गुड्स देगा तो वो थोड़ी पैसा लेगा, क्योंकि बोथ आर अंडर माई ऑब्जर्वेशन। तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो, रिलेटेड पर्सन हो, तो हम लोग उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं करते। और जब पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जब वो गुड्स और सर्विस सप्लाई होता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो जाता है और उसको सप्लाई में काउंट करते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इज सप्लाई, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन ये याद रखना, व्हेन मेड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए और किसी पर्पस के लिए नहीं। इसके अंदर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग, आपने ये डायरेक्ट टैक्स में भी किया होगा, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000, 50,000 के अंदर अंदर अगर आपको कुछ मिला, बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। तो एम्प्लॉयर से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, एम्प्लॉयर से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है 50,000 के अंदर, तो वो उसके ऊपर सप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन 50,000 1 रुपया भी हो गया तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लिमिट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पहला, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय हिज एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। अब आपको पता है मैं मुंबई में हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरे को माल बेचना है चेन्नई में, तो चेन्नई और मुंबई में दोनों जगह मैं तो नहीं रह सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे एजेंट अपॉइंट करूँगा। तो फिर प्रिंसिपल मैं हो गया, वो एजेंट हो गया, तो मैं यहाँ से माल उसको दूंगा, वो वहाँ से माल मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। वो बाद में कमीशन वमीशन मैं उसको दे दूंगा जब माल बिक जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैं माल जब एजेंट को दे रहा है, एजेंट मुझे माल एजेंट मेरे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है गुड्स, तो इसमें क्या हो रहा है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ से माल बेच रहा हूँ एजेंट को, है ना, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड एजेंट अंडरटेक सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो मेरे ही लिए काम कर रहा है ना, अंडरस्टूड। मैं यहाँ से माल बेच रहा हूँ, वो वहाँ से माल रिसीव कर रहा है, तो हम लोग पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रहे, मैं तो माल दे रहा हूँ, बेच दे, तेरा जो कमीशन रहेगा वो काट के पैसा रिटर्न कर दे। तो इज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब प्रिंसिपल एजेंट को माल सप्लाई करता है और एजेंट प्रिंसिपल को, तो उसमें समझ जाना कि विदाउट कंसिडरेशन है और वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, import of services by a taxable person from a related person from any other establishment outside India in the course or furtherance of business। अभी जैसे मैंने आपको बताया था related person क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस फैमिली मेम्बर। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ब्रदर है यूएस में, तो यूएस से उसने मुझे कुछ सर्विस दिया, तो मैंने इंडिया में रिसीव किया, राइट, किया कि नहीं किया। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, तो टैक्सेबल मैं हूँ, वो वहाँ पे है, वो चाहे टैक्सेबल हो या ना हो, वो तो बाहर है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। फॉर और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कोई मेरा रिलेटेड हो या और कोई मेरा एस्टेब्लिशमेंट हो बाहर के देश में, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अगर मैंने कोई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया तो वो क्या हो जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि मैं अपने ही फैमिली मेम्बर से ना पैसे लूँगा ना दूंगा। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन वो विदाउट कंसिडरेशन हो जाता है और उसको सप्लाई में काउंट करते हैं, और सप्लाई में जैसे ही काउंट हो जाएगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा।
आया समझ में? तो इस शेड्यूल में हमें क्या देखना है, मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसको सम अप करें तो इट इज़ नथिंग बट हमें कुछ एक्टिविटी बताई गई हैं जो हमें, जिसमें पैसे नहीं मिलेंगे, जिसमें 99% अपने को पैसा नहीं मिलता है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको सप्लाई माना जाता है। तो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया, भाई आप कोई एसेट यूज़ कर रहे हो, बिजनेस एसेट, अब आपको ज़रूरत नहीं है, फ्री में दे दिया, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हुआ, उसके अंदर भी पैसा नहीं मिला, तो वो भी सप्लाई में काउंट हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल और एजेंट अपना माल एक दूसरे को भेजते रहते, रिसीव करते रहते, तो उसमें भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो माल मेरे बिहाफ पे ही लेता है, मेरे बिहाफ पे मुझे रिटर्न करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज सप्लाई ओनली। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, कहीं मेरा रिलेटेड पर्सन है, मतलब मेरा कोई रिलेटिव है, वहाँ से मैं सर्विस ले रहा हूँ, या मेरा ही कोई वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, कोई बिजनेस है, वहाँ से सर्विस ले रहा हूँ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो मैं अपने आप से ही कैसे पैसे ले सकता हूँ। तो ये सब आपका विदाउट कंसिडरेशन होगा और वो सप्लाई में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 2। तो उसमें याद रखना शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी थी, अब शेड्यूल 2 में देखते हैं। तो शेड्यूल 2 क्या है? तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको ये देखना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये कन्फ्यूजन होगा, राइट? कि हम लोग इसको किस चीज़ में काउंट करें, सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करें या सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट करें। तो यही हमें देखना है। जैसे पहला है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र के अंदर पहला है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, राइट? अभी आप मेरी दुकान पे आए, मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, या आपने बहुत बड़ा म्यूज़िक सिस्टम लिया, डीजे सिस्टम लिया। अब डीजे सिस्टम मैंने बेच दिया आपको 1 लाख रुपीज़ में, तो ओनरशिप आपके पास चला गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन यही चीज़ अगर मैं भाड़े पे दूँ तो एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट दिया, भाई यूज़ करो, बाद में दे देना। तो मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन मेरे को शादी में डीजे बजाना है, तो मैं भाड़े पे लूँगा, तो दैट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ में? तो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, लेकिन जब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ राइट यूज़ करो और दे दो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। नेक्स्ट है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट। ईएमआई पे आप कुछ लेते हो, विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि ये मेरा माल है 1 लाख रुपए का, ये आप क्या करो, रखो और बेचो, ठीक है? या फिर आप ईएमआई का ले लो, हायर परचेज बेसिस पे होता है। तो हायर परचेज में क्या होता है, ईएमआई भरना पड़ता है, और ईएमआई आपके पास गुड्स तो चला जाता है, लेकिन वो ओनरशिप कब आती है? जब आप लास्ट पेमेंट, फुल पेमेंट कर देते हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। मतलब आपने गुड्स खरीदा, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे देने के बाद, तो थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है, एग्रीमेंट बना लिया है आपने, तो फ्यूचर डेट में आपको वो पूरा पैसा दे ही देना है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ही काउंट होगा, दैट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये क्लासीफाई करना है हम लोग को। तो अगर ओनरशिप गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ राइट गया यूज़ करके वापस देना है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ईएमआई पे खरीदा तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है? तो लैंड एंड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, भाड़े पे लिया। इन शॉर्ट ये सब क्या है? भाड़े पे लिया, वापस आपको वो रिटर्न करना है ना? तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आपको उसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना और फिर रिटर्न कर देना, दैट्स व्हाई इट इज़ ए सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। अगेन लीज है, लेटिंग आउट है, भाड़े पे दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, कोई सा भी चीज़ दे रहा है, वो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये याद रखना है, एकदम सिंपल है। हाँ, कहीं कहीं पे डाउट आएगा, वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ये सब सर्विस ही है। सामने वाला, मैं भाड़े पे कुछ चला रहा हूँ, क्लास चला रहा हूँ, तो दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द लैंडलॉर्ड टू मी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को कोई गुड्स के ऊपर प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस मेरे फैक्ट्री में नहीं है, तो वो गुड्स मुझे दूसरे के फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा जहाँ पे वो प्रोसेस होता है। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ गिविंग
गिविंग मी द सप्लाई, गिविंग मी द सर्विस। तो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया, क्या प्रोसेस किया कोई दूसरे के प्रोडक्ट पे, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। आगे अभी इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अभी देखा था शेड्यूल 1 में बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया था। तो वेयर गुड्स फॉर्मिंग एसेट बाय बिजनेस आर ट्रांसफर्ड, एसेट ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो वही जो बिजनेस कैरी कर रहा था उसने ट्रांसफर और डिस्पोज किया, और नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट वेदर और नॉट कर कंसिडरेशन, पैसा मिले या ना मिले, सच ट्रांसफर आर ट्रीटेड एज गुड्स। क्योंकि आप एसेट दे रहे हो ना, लैपटॉप दे दिया, फर्नीचर दे दिया, एसी दे दिया कि भाई यूज़ नहीं करना है ले जाओ, अब मेरे को बिजनेस नहीं करना है, तो व्हाट इज दिस, सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में। नेक्स्ट, अंडर डायरेक्शन ऑफ कंपनी पर्सन कैरिंग बिजनेस गुड्स आर हेल्ड और यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस आर पुट टू any private use or are used or made available to any person for use any purpose other than the purpose of business। मतलब सेम वे में आपने क्या किया, वो एसेट दिया लेकिन सामने वाले ने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, अदर देन बिजनेस पर्पस, चाहे उसमें पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, अब देखो इसमें डिफरेंस आएगा। इसमें क्या हुआ कि मैंने अपने बिजनेस के एसेट दूसरे को दे दिए, फ्रेंड को दे दिया कि भाई तुम यूज करो, वो अपने बिजनेस के लिए उसको यूज करता है, राइट। तो दैट इज योर सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर वही चीज मैंने दे दिया, वही बिजनेस एसेट दे दिया अदर देन बिजनेस पर्पस, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया समझ में। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटा छोटा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है बड़े। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, any goods or farming part of the asset of any business carried on being shall be deemed to be supplied by him in the course and furtherance of business before he cease to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to another person, और दूसरा है the business is carried on by a personal representative who is a deemed to be taxable person। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन है, देखो मैं यहाँ से रीड करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वेयर एनी पर्सन सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब टैक्सेबल था लेकिन अब वो टैक्सेबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस, और उसके बिजनेस का कोई भी एसेट है कैरिड जो वो बिजनेस चलाता है, डीम टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। तो वो टैक्सेबल था और जैसे ही वो टैक्सेबिलिटी उसकी खत्म हो गई, मतलब वो टैक्सेबल से अनटैक्सेबल पर्सन बन गया, राइट। ये बोला है ना, सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। तो वो डीम टू बी सप्लाइड हो जाएगा कि वो जो भी एसेट होल्ड करता है अपने बिजनेस में, तो दैट वुड बी डीम टू बी सप्लाइड एज ए बाय हिम इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली, जैसे ही वो सीज हो जाता है एज ए टैक्सेबल पर्सन। जब वो टैक्सेबल था तो वो तो जीएसटी एप्लीकेबल ही था, अब वो नॉन टैक्सेबल हो गया। नॉन टैक्सेबल हो जाता है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो सीज हो जाता है तो उससे पहले ही हम लोग समझ लेते जो उसके पास एसेट पड़े हैं, क्योंकि वो तो अब बिजनेस में काउंट होने वाले नहीं है, तो वो बिफोर दैट ही बिकम अनटैक्सेबल पर्सन, तो वो काउंट हो जाएगा एज ए सप्लाई ओनली। तो मेरे पास समझो लैपटॉप है, 10-12 लैपटॉप पड़े मेरे बिजनेस में, अब मैं पहले टैक्सेबल था, आज से मैं अनटैक्सेबल हो गया। तो आज से पहले बिफोर, तो आज से पहले ही वो लैपटॉप मेरे पास है, लेकिन वो अज्यूम हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगा कि मैंने वो सप्लाई कर दिया, तो मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। अनलेस क्या बोला है, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसने अपना पूरा बिजनेस ही दूसरे पर्सन को दे दिया करने के लिए, या बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। लेकिन अगर कोई और भी उसको कैरी करता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसका, और वो टैक्सेबल पर्सन है, तो फिर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। नहीं समझाइए।
यस और नो? अभी जैसे मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। समझो मेरा माउस माउस रहता है ना, ये कंप्यूटर का माउस, इसका बेचने का बिजनेस है, ठीक है। अब मेरे को बिजनेस बंद करना है भाई, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस में। अब मेरे पास अभी भी है ना 500 माउस पड़े, तो अब मैं अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब मेरे पास अभी भी 500 गुड्स पड़े हैं ना, तो वो 500 गुड्स को मैंने बेचा नहीं है, 500 गुड्स को मैंने बेचा नहीं है। अब 500 गुड्स को अगर मैंने बेचा नहीं है तो वो अज्यूम हो जाता है कि मैंने बेच दिया है। समझो ये ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। मेरे पास 500 माउस थे, अब माउस का बिजनेस करता था, अब मुझे बिजनेस को बंद करना है, क्लोज करना है। तो अब 500 माउस तो मेरे पास ही है ना, वो बिके थोड़ी है, लेकिन वो अज्यूम हो जाता है कि वो सप्लाई हो गए, बिक गए। और बिक जाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई बिजनेस में बिक गया है तो अपने को जीएसटी भरना पड़ता है बिफोर ही सीज टू पे टैक्स, अनलेस, हाँ, लेकिन इन चीज़ों पे फिर ये सप्लाई नहीं काउंट होगा कि अगर आपने पूरा ही बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न दूसरे पर्सन को दे दिया कि भाई ये ले भाई, मैं नहीं कर रहा है, अब तू ही चला इस बिजनेस को, 500 स्टॉक पड़ा है उसको बेच, तो वो बेचेगा, तब वो जीएसटी लगेगा। लेकिन वो टाइम पे जब उसने अपना बिजनेस ही पूरा बेच दिया एज ए गोइंग कंसर्न, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? या दूसरा क्या केस बोला है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो अब मेरी जगह पे वो दूसरा मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है और वो टैक्सेबल है, तो फिर हम लोग को फिर ये सेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। फिर वो जब बिकेगा तब हम लोग उसके ऊपर जीएसटी भरेंगे। आया समझ में? एक बार और बताता हूँ कि क्या मतलब है। मेरा बिजनेस है माउस बेचने का, 500 माउस अभी भी है, और मेरे को बिजनेस अब नहीं चलाना, मैं बंद कर रहा हूँ, तो बंद कर दो। तो बंद कर दिया, माउस बिके क्या? नहीं बिका, लेकिन उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि माउस बिक गया, सप्लाई हो गया, अब उसके ऊपर जीएसटी भरो। लेकिन दो एक्सेप्शन है कि आपने अगर बिजनेस ही पूरा बेच दिया एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, तो ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम लोग को इसके ऊपर ये सप्लाई माना नहीं जाएगा। या मेरा बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव और वो टैक्सेबल पर्सन है, कोई और मेरा बिजनेस, मैं नहीं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को कैरी करेगा, तभी भी ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये पार्ट नहीं लगेगा कि अपने को सप्लाई माना जाएगा। वो जब बिकेंगे माउस 500 तब मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा, अभी नहीं। लेकिन अगर मैंने बंद कर दिया बिजनेस और 500 माउस मेरे पास पड़े हैं तो वो नहीं बिके या वो ऐसे ही है, तो भी उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि आई सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मैं अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। आया समझ में? कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सिंपल, एक दो बार आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं? शेड्यूल 2 कर रहे हैं, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, वो हम लोग डिसाइड करें। तो पहला, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस मेनली। ये सप्लाई ऑफ सर्विस में ही आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आएगा। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही है, रिपीटेशन बोल सकते हो आप। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया तो दैट इज़ योर सर्विस। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, याद रखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और पार्ट, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly except entire consideration has been received after issuance of completion certificate। तो इन शॉर्ट, पैसा जो भी है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मिलना चाहिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पूरा पैसा दे रहे हो तो वो सेल हो जाता है, उस पर जीएसटी नहीं होता है, याद रखना। फ्लैट को आपने खरीदा, राइट, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो सेल हो जाता है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहला दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। एक्सेप्शन फॉर दिस क्लॉज, दिस इज ओनली द एक्सटेंशन पार्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो सब है। और कौन कौन उसका वैल्यू करता, आर्किटेक्चर, रजिस्टर्ड चार्टेड इंजीनियर, लाइसेंस सर्वेयर, इट इज़ ओनली द एक्सटेंशन पार्ट, आप सिर्फ उतना याद रखो। नेक्स्ट है टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आप कोई फ्रेंचाइजी यूज़ कर रहे हो, कोई लोगो यूज़ कर रहे हो, तो सामने वाले का आप क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो, है ना। किसी के ब्रांड के अंडर आप काम कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट
टेम्पररी ट्रांसफ़र है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, परमानेंट ट्रांसफ़र है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपने है ना सामने वाले को बोला बना कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा बना के दे, तो सामने वाले ने आपको ऐसा सर्विस बना के दे दिया, सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, व्हाट इज़ दिस, सप्लाई ऑफ सर्विस। और ऐसा ही सॉफ्टवेयर कुछ मार्केट में अवेलेबल है, ऑन ए सीडी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट गए मार्केट से उसको खरीद लिया, दैट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वो रेडीमेड था। ठीक है, तो आपने थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए कोई सर्विस लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या राइट यूज़ किया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिज़ाइन, देखो ये वही है, यहाँ पे मुझे वो एक्सप्लेन करना चाहिए था। ठीक है, डेवलपमेंट डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब का सब सर्विस है। सॉफ्टवेयर आप मार्केट में जाके लिटरली खरीद लेते हो, दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन आपने सॉफ्टवेयर कंपनी को बोला मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे, तो समझ जाना वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। जैसे टैली तो आपको पता होगा, टैली जाके मार्केट से सीधा खरीद के लेके आते हो सीडी में, डायरेक्टली वो अवेलेबल होता है मार्केट में, शॉप में, खरीद लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन टैली वाले को बोला देख भाई मेरा बिजनेस ऐसा है, इसमें ऐसा मॉडिफाई करके दे, ऐसा डिज़ाइन बना के दे, ऐसा प्रोग्राम करके दे, ऐसा कस्टमाइजेशन करके दे, ऐसा अपग्रेड करके दे, तो दैट इज़ योर सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ में? नेक्स्ट, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। ये बहुत बेस्ट है कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मेरा कोई क्लास है और हम लोग दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बराबर है। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर लिया। अब बी को लगता है यार बराबर मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, देर इज़ नो मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो बी बोलता है मेरे को छोड़ना है। मैं बोला ठीक है छोड़ दे, मैं चलाऊंगा। तो मैं अब बिज़नेस चलाने लगा, उसने छोड़ के चला गया, उसका जो भी पैसा है मैंने दे दिया। अब क्या हो गया कि सामने ही मेरे ही क्लासेस के सामने उसने अपना क्लास खोल दिया। मैं बोला भाई ये क्या कर रहा है, आप उन पहले साथ में थे, अब अपना आप अलग से खोलेंगे तो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा, पहले था अब कम हो जाएगा लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं उसको बोलता भाई यहाँ क्लास मत खोल मेरे सामने, आप कहीं और जाके खोलो। बोला नहीं मेरे को तो यहाँ ही खोलना है। मैं बोला नहीं ऐसा मत करो, आप यहाँ मत करो, कहीं और करो। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ये ले एक काम कर, ये 5 लाख रुपया रख और यहाँ पे क्लास मत खोल, कहीं और खोल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले को पैसा दे रहा हूँ ये चीज़ ना करने के लिए, सामने वाले को पैसा दे रहा हूँ ये चीज़ ना करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये लिखा है इंग्लिश में, मैं लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने लैंग्वेज में। तो आपको कुछ मिलता है कुछ ना करने के लिए, कुछ टॉलरेट करने के लिए, राइट, तो वो याद रखना, दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर पर्पज वेदर और नॉट स्पेसिफाइड फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। राइट है, राइट का मतलब होता है टेम्पररी, और टेम्पररी के लिए अगर आपने यूज़ किया फॉर ए कैश और कंसिडरेशन, दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, द फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस मेनली। ये चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विस में ही आएंगी। आपको लगेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन इसको किस में लेने का, सप्लाई ऑफ सर्विस में लेने का। तो सबसे पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, पता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फ्लैट है, और फ्लैट के अंदर मुझे पूरा प्लास्टर निकाल के टाइल्स लगाने का है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। पूरा प्लास्टर निकालो, टाइल्स लगाओ, ठीक है। अब मैंने जो भी उसका करने वाला है, कड़िया जिसको बोलते हैं, मतलब जो ये काम करेगा, उसको मैंने बुलाया। मैं बोला भाई ये पूरे फ्लैट में मुझे टाइल्स लगाना है, कितना खर्चा आएगा? वो बोला 5 लाख। मैं बोला ओके। बोला मुझे कुछ देना पड़ेगा? बोला नहीं सर। बोला 5 लाख में क्या? तो बोला 5 लाख में मैं सिर्फ आपको सर्विस दूंगा, मटेरियल आप ला के दो, मतलब वो भी रेती सीमेंट और जो भी टाइल वाइल है वो आप ला के दो। मैं बोला आप ही सब लेके आओ,
सीमेंट भी आप लेके आओ, रेती भी आप लेके आओ, टाइल्स भी आप लेके आओ, लेबर भी आप लेके आओ, सब आप लेके आओ। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला उसको ये करो। तो बोला सर ऐसा करेंगे तो फिर 7 लाख लगेगा। मैं बोला ठीक है, 7 लाख में वो गुड्स भी देगा मुझे और सर्विस भी देगा, बराबर है। रेती भी मुझे ही बेच रहा है ना, टाइल भी मुझे ही बेच रहा है, सीमेंट भी मुझे ही बेच रहा है और सर्विस भी दे रहा है लेबर का। लेकिन इसमें मेन क्या है, मेन क्या है, वो रेती मुझे बेच रहा है क्या, वो सीमेंट मुझे बेच रहा है क्या, वो टाइल्स मुझे बेच रहा है क्या? नहीं, वो तो मैं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेन क्या दे रहा है, वो मुझे लेबर सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। वो जो टाइल्स लगाएगा वो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन रेती सीमेंट में ला सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर गुड्स भी आता है, इसके अंदर गुड्स भी आता है और इसके अंदर सर्विस भी आती है। तो जब गुड्स और सर्विस दोनों आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो याद रखना इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में? नेक्स्ट, supply by way as a part of service or any other by whatsoever of goods of being food or any article or human consumption where such supply of service is for cash, deferred payment or other valuable consideration। रेस्टोरेंट में जाते हो कि नहीं जाते हो? राइट, रेस्टोरेंट में गए, खाना कुछ खाए कुछ पिए, दारू की बात नहीं हो रही, हाँ, एल्कोहलिक लिकर पे नहीं, आपने कुछ खाया कुछ पिया, तो आपका बिल बना 1000 रुपया। अब 1000 रुपये पे वो क्या किया, अपना सर्विस चार्ज भी लगा के टोटल 1000 रुपये का बिल बना। 1000 रुपये आपने दिया, दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। बोलो, नो इट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी खाते हो वो आपको बाहर भी मिल जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट में क्यों गए, वहाँ पे उसका मतलब माहौल अच्छा होता है और हम लोग को खाने में भी अच्छा रहता है और वो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो what he is providing goods, but he is mainly providing service, right? सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आपको गुड्स खाने को मिल रहा है अच्छी तरीके से। ओके, तो रेस्टोरेंट का जो सर्विस होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट नहीं होता, वो किस में काउंट होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होता है। तो ये याद रखना है हम लोग को। तो ये दो याद रखना कि आपको कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब कॉम्पोजिट का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों आ रहा है, नेचुरली बंडल्ड है, मतलब आप अलग नहीं कर सकते, तो वो सर्विस में ही काउंट होगा, गुड्स में काउंट नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द केस। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर। आप किसी एसोसिएशन या बॉडी के मेंबर हो और उसने आपको गुड्स दिया, सप्लाई किया फॉर कैश, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी क्लब के मेंबर हो या सोसाइटी में आप रहते हो, एसोसिएशन में रहते हो, वो एसोसिएशन वाला बोलता है कि भाई अभी देखो एग्जांपल के तौर पे कोरोना चल रहा है तो हम लोग को सैनिटाइज़र चाहिए, तो बोल रहा है ठीक है आप मार्केट में खरीदोगे 500 रुपये का पड़ेगा। एसोसिएशन ने बोला भाई आप मेंबर हो हमारे, तो हम आपको उसको 400 में आपको ख़रीद के देंगे। तो 400 में हम लोग को वो क्या कर रहा है, सैनिटाइज़र ला के दे रहे हैं। तो व्हाट ही इज़ प्रोवाइडिंग, ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस, ही इज़ प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये याद रखना है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन फॉर ए कैश और डेफर्ड पेमेंट। अब देखना, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो सर्विस दे रहा है, लेकिन हम लोग को क्या अज्यूम करना है, इट इज़ ए सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, शेड्यूल 3 दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इसको आप देखो, समझो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।